वेलकम स्टूडेंट, वंस अगेन हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग देख रहे थे काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में हम लोग मोशन की बातचीत करते हैं, इसमें हम लोग फोर्सेस का एनालिसिस नहीं करते हैं और हम लोग केवल मोशन की बातचीत करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स। और जिसमें फोर्सेस की बात होती है और मोशन की भी बात होती है, उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में जनरली हम लोग डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का यूज करते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन और फोर्सेस के बारे में भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो वो हम लोग डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल द्वारा देखते हैं। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल कुछ था नहीं अलग से, वो क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो हम लोगों ने इससे पहले जो लेक्चर हम लोगों ने लिया था उसमें देखा था कि जो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल है वो सिंपली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही हमारे पास क्वेश्चन है और हम लोग उसको देखते हैं। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस में अगर हम लोग देखें तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल ने क्या बोला था, मैंने ये आप लोगों को पिछले लेक्चर में ये बताया था कि F इक्वल्स टू जो होता है हमारे पास क्या होता है, m इंटू ए होता है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होता है, नेट फोर्स कहें या एक्सटर्नल फोर्स कहें, तो एक्सटर्नल फोर्स F नेट माइनस m इंटू ए इक्वल्स टू 0, इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, एक्सटर्नल फोर्स से डायनामिक इनर्शिया फोर्स हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोग बाइक स्टार्ट करते हैं तो बाइक पे जो थ्रस्ट फोर्स लगता है आगे लगता है, इसकी वजह से बाइक आगे की तरफ ट्रेवल करती है, और जो इंसान है वो जो पीछे उस पर बैठा हुआ है उसके ऊपर पीछे की तरफ जो फोर्स लगता है वही फोर्स कहलाता है इनर्शिया फोर्स। तो डी एलम्बर्ट्स ने ये बताया कि जो एक्सटर्नल फोर्स है और इनर्शिया फोर्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। ये इक्विलिब्रियम है, देखिए हम लोगों ने दो तरीके का इक्विलिब्रियम देखा है। इक्विलिब्रियम ऑफ द रेस्ट, रेस्ट का मतलब था समेशन एफ एक्स 0, समेशन एफ वाई 0, समेशन मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 था। ये हमारे पास टू डायमेंशनल नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए था, प्लेन को प्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए कंडीशन था। अब अगर हम लोग ये कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर हमें देखना है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, मतलब माइनस में हमारे पास आ जाएगा जो इनर्शिया फोर्स है उसके साथ अगर हम लोग देखेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। यही हमारे पास डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल कहता है। और ये जो है ये इनर्शियल फोर्स कहलाता है। कौन सा फोर्स कहलाता है, इनर्शिया फोर्स या एलम्बर्ट, डी एलम्बर्ट्स फोर्स क्या कहते हैं इसको, डी एलम्बर्ट्स फोर्स या इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स का जो डायरेक्शन होता है एक्सटर्नल फोर्स के ऑलवेज अपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स प्लस रिजल्टेंट इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू 0। ये प्लस साइन का मतलब हम लोग अगर जैसे इनर्शिया एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये मस्ट है कि जो इनर्शिया फोर्स, ये एक्सटर्नल अगर हम लोग कह दें और इसको इनर्शिया फोर्स एफ आई कह दें, तो ये दोनों इक्वल में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे भाई तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इन दोनों का सम जो होगा वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके लिए हम लोगों ने ये कंडीशन भी देखी थी, नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये अगर हमारे पास केवल फोर्स लग रहा है, इनर्शिया मतलब एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास लग रहा है और एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहाँ पे हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम में कब करेंगे, जब हमारे पास m इंटू ए, ये m इंटू ए इनर्शिया फोर्स अगर हमारे पास इस पर लग जाएगा, इसका मास m है और एक्सेलरेशन a था, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। ठीक, अब अगर हम लोग ये कहें कि इसके लिए एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि ये क्या मतलब है, तो हम लोगों ने इसको हम लोग कंसीडर करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम से भी हम लोगों ने कंसीडर किया था। दूसरा हम लोग इसको कंसीडर किए थे, दूसरा अगर हम लोगों ने पहला इसको कैसे कंसीडर किया था, इसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, इसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, और हम लोगों ने ये देखा था मोशन ऑफ द कनेक्टिंग बॉडीज, तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था। अब हम लोग को इसी चीज को डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से अगर करना हो तो हम लोग ये कहें कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा लग रहा है इसके ऊपर, देखिए भाई, अगर हम लोग ये कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये डाउनवर्ड वेट दिया हुआ है तो W1 फोर्स लग रहा है, वेट दिया है तो ये W2 फोर्स लग रहा है। और देखो ये कह रहा है कि W1 इज ग्रेटर देन W2, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो W1 है वो ज्यादा है और W2 जो है वो क्या है, कम है। तो हम लोग ये कहें कि नेट फोर्स जो F नेट इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इज इक्वल टू W1 माइनस W2 होगा। और हम लोग कहें इनर्शिया फोर्स ऑन द वेट W1, तो इनर्शिया फोर्स जो W1 जो होगा हमारे पास, इनर्शिया फोर्स वो कितना होगा भाई, देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास मोशन कर रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका तो इनर्शिया फोर्स जो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तो इनर्शिया फोर्स ऑन द वेट, यानी अगर हम लोग ये कहें कि इनर्शिया फोर्स ये आया कहां से, तो इनर्शिया फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका वेट W दिया है तो मास W1 दिया है, तो मास कितना हो जाएगा, W, यानी ये m1 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जो है हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास इनर्शिया फोर्स लगेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स यानी
इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स F1 अगर हम लोग कहें, F इनर्शिया 1, तो 1 इज टू कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, मास इनटू एक्सीलरेशन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इनर्शिया अपोजिट में लगेगा, तो माइनस ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, W1 अपॉन G इंटू ए माइनस में। तो यही हमारे पास उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया गया है, हम लोगों ने लिख दिया है। अब अगर हम लोग ये कहें कि सेकंड बॉडी पर इनर्शिया फोर्स कितना लगेगा, तो सेकंड बॉडी पर हमारे पास इनर्शिया फोर्स जो लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा भाई, हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास लगेगा। मान लिया जाए कि ये हमारे पास बॉडी है, ऊपर की तरफ हमारे पास जा रहा है, तो इनर्शिया फोर्स ऑन द वेट W2, तो ये क्या है हमारे पास, W2 हो गया। और इनर्शिया फोर्स हमारे पास ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इनर्शिया फोर्स हमारे पास, अगर हम लोग इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर जाना चाहता है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसको अगर हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया है W2 को, तो हमारे पास अपवर्ड इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा हमारे पास इनर्शिया फोर्स, वो माइनस W2 अपन, तो इसका हम लोग मास निकालेंगे, तो जो मोशन हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये W2 किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इनर्शिया फोर्स भी हमारे पास, अगर हम लोग मान करके चलेंगे इस पे हमारे पास इनर्शिया फोर्स W1 लगेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसका जो इनर्शिया फोर्स यानी F इनर्शिया 2 इज टू कितना आ जाएगा, माइनस W2 अपॉन G, ये मास हो गया, इनटू एक्सेलरेशन A, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों बॉडी का हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो रिजल्टेंट इनर्शिया फोर्स कितना आएगा, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये W1 इंटू A प्लस इन दोनों को हम लोग कर देंगे माइनस A अपॉन G, W1 प्लस W2 अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल नेट एक्सटर्नल फोर्स प्लस रिजल्टेंट इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास A इज इक्वल टू आ जाएगा W1 प्लस W2 अपॉन W1 प्लस W2। एक्चुअल में यहां पर ये गड़बड़ है, ये जो फोर्स आएगा हमारे पास ये यहां पे माइनस में आता है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो हम लोग ये देखते हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक का क्या मतलब है, ये देखिए यहां पर W1 माइनस W2, इनफैक्ट यहां पर सही है, ये देखिए यहां पे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अभी पूरा शुरू से। ये प्रिंटिंग मिस्टेक यहां पर हो गया, तो देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक कहां से आया है। ये देखिए इनर्शिया फोर्स का जो वैल्यू हम लोगों ने लिखा है, ये W1 माइनस W2 है। ये क्या है, W1 माइनस W2, यहां पर अभी हमने देखा नहीं, तो इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। W1 माइनस W1 तो हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इनर्शिया फोर्स का मतलब एक्सटर्नल फोर्स, देखिए मैंने इसीलिए लिख दिया था W1 अपॉन W1 माइनस W2, तो यहां पर ये मिसप्लेस हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, W2। तो W1 माइनस W2 इज इक्वल टू, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जब इसमें हम लोग रखेंगे, देखिए चलिए आइए हम लोग इसको पहले अपने लैंग्वेज में ही सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास इनर्शिया फोर्स इन दोनों बॉडीज पर लगेगा, दोनों बॉडीज पर अगर इनर्शिया फोर्स लगेगा तो इनर्शिया फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। तो हम लोग कहें कि एक्सटर्नल फोर्स कितना है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू W1 माइनस W2। क्यों भाई W1 माइनस W2 है, ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो W1 ज्यादा होगा और W2 क्या होगा, कम होगा। ये इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, ये पूरा जो बॉडी है वो किधर मोशन करने का कोशिश करेगा वो हम लोग को देखना है। तो एक्सटर्नल फोर्स W1 माइनस W2 होगा। कुछ लोग कहें सर कि हमारे पास ये फोर्स जो लगेगा एक्सटर्नल, यहां पर पीछे लगेगा, नीचे यहां पर भी एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा नीचे की तरफ लगेगा एक्सटर्नल। ये अगर हम लोग ये कहें कि यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा फ्रेंड्स, तो ये एक्सटर्नल फोर्स किधर काम करेगा, देखिए ये नीचे की तरफ लगेगा, ये भी ये F2 लगेगा, ये F1 हो गया। लेकिन ये देखिए इनका मोशन अगर हम लोग को देखना हो तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाएगा, ये उसको अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको माइनस करना होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर W1 प्लस W2 लिख लेंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे पास क्या होगा, W1 माइनस W2। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कहीं से भी कोई समस्या नहीं है। अब देखिए अगर हम लोग को ये निकालना है कि इनर्शिया फोर्स यानी F इनर्शिया ऑन 1, इनर्शिया फोर्स 1 पर कितना लगेगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, बस वो माइनस साइन में होता है, तो माइनस साइन में होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस W1 अपॉन G इंटू A, क्योंकि A इज द एक्सेलरेशन, ये मास हो गया, ये क्या है भाई M1।
अब हम लोग ये कहें कि इनर्शिया फोर्स ऑन द 2, ये 2 कितना लगेगा माइनस W2 अपॉन G इंटू ए। ये माइनस में क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही काम करेगा, वो हमारे पास सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया W1 W2 अपॉन G इंटू ए। हम लोग नेट की अगर बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, F इनर्शिया टोटल इज इक्वल्स टू F इनर्शिया 1 प्लस F इनर्शिया 2, इनर्शिया 2। ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस W1 अपॉन G इंटू ए माइनस W2 अपॉन G इंटू ए। तो हम लोग अगर इन दोनों को सम कर देंगे तो सम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस ए अपॉन G W1 प्लस W2। तो मैं इसको अगर यहां पर लिखूं तो अगर हम लोग ये कहें कि यहाँ पर नेट जो आ गया F इनर्शिया टोटल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ए अपॉन G W1 प्लस W2। वैसे भी इनर्शिया जो मास होता है, इनर्शिया टोटल मास को मोशन करा रहा है। किसको करा रहा है? टोटल मास। W1 और W2 दोनों मोशन कर रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग ना लेकर के अगर एक साथ भी ले लेते कि टोटल कितना मास हमारे पास मोशन कर रहा है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे फ्रेंड्स। देखो भाई, टोटल मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, m1 प्लस m2, और m1 कितना है W1 अपॉन G प्लस W2 अपॉन G। यानी हमारे पास ये हो गया W1 प्लस W2 बाई G। तो ये मास हो गया, और इनर्शिया फोर्स हम लोग ये कर दें तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये भी एक मेथड है। अब हम लोग ये कहें कि डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल कहता क्या है, तो डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे पास जो टोटल हमारे पास फोर्स होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो इनर्शिया फोर्स के क्या होगा हमारे पास, उसके साथ सम में 0 हो जाएगा। यानी हम लोग ये कहें कि इनर्शिया फोर्स का सम और एक्सटर्नल फोर्स का सम, यानी W1 माइनस W2 माइनस ये प्लस माइनस ए अपॉन G, इसको बड़ा ब्रैकेट लिख लेते हैं, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग ये क्या लिख सकते हैं भाई, ए हमें फाइंड आउट करना है तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ए अपॉन G W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W1 माइनस W2। तो ए अपॉन G इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। ठीक, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन इनटू G का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा W1 माइनस W2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे पास है ये माइनस साइन है, ये W1 माइनस W2 है, ये माइनस है, आप लोग इसको मेंटेन करेंगे। ये क्या है हमारे पास, माइनस, ये ध्यान देंगे, ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये माइनस है। ठीक, यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं, इसमें कहीं से भी कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, W1 माइनस W2, तो वो एक की वजह से सब जगह उसमें गड़बड़ हो गया है। ठीक, अब हम लोग ये देखें, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन अगर आ जाएगा तो हम लोग इजीली टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, m1 ग्रेटर देन m2 आर कनेक्टेड एट द टू एंड्स ऑफ ए लाइट एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। घर्षण हमारे पास क्या है, 0 है। द मासेस विल देन मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब देखिए, हम लोग को एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग मान करके चलते हैं, ये हमारे पास कोई पुली है, ये फ्रिक्शनलेस हमारे पास सरफेस पे है, ये मास हमारे पास कितना है, ये m1 है, ये मास हमारे पास m2 है, m1 इज ग्रेटर देन m2 हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक, फ्रिक्शनलेस पुली है, और हम लोगों को कोई इनएक्सटेंसिबल का मतलब रस्सी में कोई खिंचाव बल नहीं लग रहा है, मतलब वो फैल नहीं रही है। खिंचाव बल तो लग रहा है, मतलब खिंचाव बल लगने की वजह से वो फैल नहीं रही है। जैसे रबड़ हमारे पास फैल जाता है, ये उस टाइप का नहीं है। द मासेस विल देन मूव एन एक्सेलरेशन, तो हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग तो जनरली वो फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे नेट फोर्स कितना लग रहा है। नेट फोर्स अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास m1 माइनस m2 इंटू G। देखिए भाई, इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, m1G, और इस पे जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, m2G। तो m2G
और m1g, देखो ये यहां पर देखने में सेम डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जो बॉडी हमारे पास मोशन करेगा वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो ये इसका अपोजिट हो गया। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स लग गया, जो कि इसको अपोज करेगा। इसको क्या करेगा भाई? अपोज करेगा। और अगर अपोज करेगा तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हम लोग दे। अब टोटल इनर्शिया फोर्स हम लोग डायरेक्ट निकाल लें, टोटल इनर्शिया फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2 जो मोशन करने वाला है, सिंपल सी बात है, इनटू a अगर हम लोग कर देंगे तो ये इनर्शिया फोर्स आ गया। और जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो अगर नेट अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारे पास काम करेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? m1 माइनस m2 इंटू जी माइनस मतलब प्लस माइनस m1 प्लस m2 इंटू ए इज टू 0, यानी a इज टू आ गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा हम लोग इजीली इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या होगा? m1 माइनस m2 इंटू जी, यानी ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग ये कहें कि इसको अगर हम और अगर अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लोग एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहीं से भी कोई समस्या नहीं आएगी। हम लोग एक एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। हम लोगों ने अभी जो पूरा दोनों बॉडी जो लिया है वो क्या लिया है? एक सिस्टम मान लिया है। और अगर एक सिस्टम अगर हमने दोनों बॉडीज को अगर मान लिया है तो उस पर नेट फोर्स जो काम करेगा उसको हम लोग नेट एक्सटर्नल फोर्स करेंगे। हम लोग पहले क्या काम करते थे? हम लोग पहले भी वही काम करते थे जो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना करके करते थे। आइए हम लोग देखते हैं इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इनका मेथड जो है वो किस तरीके से हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं। डिफरेंट में कुछ नहीं है, हम लोगों को क्या करना है? अलग अलग बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। मान लिया जाए ये m2 हो गया, ये m1 हो गया, और ये हमारे पास बॉडी है, ये पुली है। तो इस बॉडी में स्प्रिंग सिस्टम में हम लोगों ने एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लिया। एक्सीलरेशन ए ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि केवल हम एक बॉडी को देख रहे हैं। अभी हम लोग जो सॉल्व किए हैं पूरा दोनों को एक साथ एक बॉडी मान लिया है, एक पूरा सिस्टम मान लिया। वैसे भी अगर हम लोग को इस क्वेश्चन में अगर टेंशन निकालना होगा तो हम लोगों को टेंशन टी निकालने के लिए इसका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो अगर हम लोग ये कहें कि m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, किसका? m1 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? आइए देखते हैं हम लोग m1 का फ्री बॉडी डायग्राम फॉर m1। तो m1 के लिए अगर हम लोग ये कहें कि ये हमारे पास क्या जाएगा? m1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, टेंशन टी अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ हमारे पास आ रहा है। तो नेट फोर्स एक्टिंग इन द बॉडी कितना है? एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास m1g माइनस टी, और इनर्शिया फोर्स कितना लगेगा फ्रेंड्स? माइनस m1 इंटू ए। तो हम लोग ये कहें कि m1g माइनस टी माइनस m1a इज इक्वल टू 0। ये क्या है? डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल अगर हम लोग यहां पर लिखें तो क्या लिख सकते हैं भाई? यहां से हम लोग को लिखने में आ जाएगा m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो जाएगा। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गया। अब अगर हम लोग इसका दूसरा इक्वेशन नंबर फॉर्म करना चाहें, यानी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2 निकालेंगे, तो m2 निकालेंगे तो वो कैसे आएगा देखते हैं हम लोग। तो भाई अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2 बनाना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2 जो हमारे पास बनेगा तो m2g नीचे काम करेगा और t जो हमारे पास है ऊपर काम करेगा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो अब हम लोग ये कहें कि F नेट जो है एक्सटर्नल फोर्स जो काम करेगा, या F एक्सटर्नल जो है इस बॉडी पर एक्सटर्नल अगर फोर्स जो काम करेगा वो कितना काम करेगा? T माइनस m2g। क्यों T माइनस m2g ले लिया सर? ऊपर की तरफ डायरेक्शन मोशन हम लोगों ने माना है इसके लिए, क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है तो मोशन है T माइनस m2g। और इनर्शिया फोर्स जो हमारे पास होगा, इनर्शिया फोर्स जो काम करेगा वो कितना है? इनर्शिया फोर्स 2 हमारे पास कितना काम करेगा? m2 इंटू ए माइनस में। तो हम लोग ये कहें कि T माइनस m2g ब्रैकेट में यहां पे हम लोग लिखें प्लस
माइनस m2a इज इक्वल टू 0। ये डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, DAP। ये कौन सा है? डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से अगर हम लोग कहें कि t माइनस m2g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m2 इंटू a, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यानी हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखें m1g माइनस t इज इक्वल टू m1 इंटू a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर हम लोग इसमें इनको ऐड कर दें सिंपली, तो ये t से t क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये हो जाएगा m1 माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2। एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने के लिए? हम लोग अगर यहाँ पर लिख दें तो ये लिखेंगे m1 माइनस m2 इंटू g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। फ्रेंड्स, हम लोग इजीली इसको लिख सकते हैं, इसमें कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी। हमें एक्सेलरेशन निकालना था, हम लोगों ने अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना करके भी कर लिया और एक साथ हम लोगों ने डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगा करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब अगर हम लोग कहें कि इसका सेकंड पार्ट क्या है, तो इसमें सेकंड पार्ट हम लोगों से क्या पूछ रहा है? हम लोगों से पूछ रहा है कि इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए हम लोग को यही इक्वेशन दोनों फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन अगर हम लोग इसमें सॉल्व करें तो t माइनस m2g इंटू m1 है और m1 माइनस m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a है। इन इक्वेशंस को अगर हम लोग पूरा फिर से लिखें और एक्सेलरेशन के लिए अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन नंबर 1 था। और हम लोग ये कहें कि t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू a, इक्वेशन नंबर सेकेंड था। इन दोनों में अगर हम लोग ये कर दें कि इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए m1 का और इसमें मल्टीप्लाई कर दें m2 का, सॉरी इसमें m2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें m2 का और इसमें m1 का, और दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा m2 m1a m1 m2a, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे m1 m2g माइनस m2t, ये माइनस m1t प्लस m1 m2g इज इक्वल टू 0। तो m1 m2 हमारे पास दो बार आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से t कॉमन ले लेंगे तो t m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन में सॉरी इंटू g। तो अगर हम लोग ये कहें कि टेंशन t इज इक्वल टू क्या आ गया? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में g, ये आ जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है भाई, यानी हम लोग क्या लिखेंगे? 2m1 m2 इंटू जी। द टेंशन इन द स्ट्रिंग वुड बी, देखिए यहाँ पर भी हमारे पास है, ये m1 m2 नहीं है क्योंकि ये यूनिट हो ही नहीं पाएगा हमारे पास वेट का। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये जो ऑप्शन में है वो जी का प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो ये ऑप्शन हमने अब ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, तो ये आएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक, चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं आगे। अगर एक है हमारे पास एनालिसिस द मोशन ऑफ द टू बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग व्हेन द वन बॉडी इज लाइंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इज हैंगिंग फोर्स, मतलब सेकंड वाला हमारे पास कोई हैंग कर रहा हो तो इसमें हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो एक्सेलरेशन आने के लिए भाई अगर हम लोग इसमें देखें इनर्शिया फोर्स कितना काम कर रहा है और हम लोग क्या करें कि इसमें हमारे पास कितना एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, नेट, जो इसको मोशन कराने का कोशिश करेगा। तो मोशन कराने वाला जो फोर्स है इसमें केवल W1, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो पूरे सिस्टम को अगर एक साथ मान लिया जाए, फॉर होल सिस्टम of m1 m2 एंड स्ट्रिंग, m1 m2 एंड स्ट्रिंग के लिए अगर हम लोग पूरा होल सिस्टम अगर हम लोग मान करके चलें, मतलब W1 W2 दिया हुआ है, तो हम लोग पास कितना हो जाएगा? F नेट जो काम करेगा या F एक्सटर्नल की बात करें तो वो कितना काम करेगा? W1 काम करेगा। कितना काम करेगा भाई? W1। अब देखिए क्यों W1 काम कर रहा है, W2 क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि इसको मोशन कराने के लिए केवल ये पार्ट हमारे पास आएगा, इसका कोई हॉरिजॉन्टल में हमारे पास कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, इसीलिए हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? W1 आएगा। नेट फोर्स अगर W1 आएगा तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? इनर्शिया फोर्स,
इनर्शिया फोर्स के लिए तो हमारे पास दोनों मास कंसीडर होंगे। मान लिया जाए कि इसका एक्सेलरेशन a अगर इस डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो हमारे पास इनर्शिया फोर्स अगर टोटल की बात करें F इनर्शिया टोटल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास W1 अपॉन M1 W1 अपॉन G W1 अपॉन G W1 अपॉन G प्लस W2 अपॉन G इंटू A। ये इनर्शिया फोर्स है लेकिन निगेटिव साइन के साथ होता है हमारे पास, तो निगेटिव साइन हम लोग ले लेंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा W1 माइनस W1 अपॉन G प्लस W2 अपॉन G इंटू में A इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, अगर हम लोग ये कहें कि A इज इक्वल टू निकालना है तो ये हो जाएगा W1G डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका पूरे बॉडी का, मतलब जो हमारे पास मोशन कर रहा है A इज इक्वल टू G W1 अपॉन में W1 प्लस W2। ये इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा इसका मेथड क्या हम लोग कर सकते हैं भाई, अगर हम लोग अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग FBD ऑफ W1 की अगर बात करें, W1 अगर हमारे पास वेट है ये बॉडी का, तो अगर W1 के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो इस पर कितना वेट काम करेगा हमारे पास, फोर्स काम करेगा नीचे की तरफ, वो हमारे पास काम करेगा W1, और ऊपर हमारे पास कितना काम करेगा टेंशन T। हमने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये टेंशन T ऊपर की तरफ काम कर रहा है हमारे पास इस ब्लॉक के ऊपर, तो ये एक्सेलरेशन A है, हमें इसी का कैलकुलेशन करना है। तो T ये A इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो नेट फोर्स हमारे पास काम कर रहा है W1 माइनस T इज इक्वल टू इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये F नेट है या F एक्सटर्नल। तो इनर्शिया फोर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इनर्शिया फोर्स हम लोग लिख सकते हैं F इनर्शिया इज इक्वल टू W1 अपॉन G, इसका मास हो गया इनटू एक्सेलरेशन माइनस डायरेक्शन में। तो हम लोग ये लिखेंगे F डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या कहता है, F एक्सटर्नल माइनस प्लस में अगर हम लोग ले लें एक साथ तो हमारे पास क्या हो जाएगा F इनर्शिया टोटल इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो कितना है W1 माइनस T इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस W1 अपॉन G इंटू A इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा हमारे पास। फिर इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है क्योंकि हमें दो अलग अलग बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो दो अलग अलग बॉडीज का, तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एक टेंशन T काम कर रहा है, और ये जो फोर्सेज हैं एक दूसरे को रिएक्शन R2 और W2 एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो नहीं रहा है तो हम लोग इन दोनों फोर्सेस का इस पर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, केवल इनर्शिया फोर्स हमारे पास लगेगा। तो इनर्शिया फोर्स लगेगा तो हम लोग वहां से देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास जो टोटल फोर्स है वो नेट फोर्स T है, और इनर्शिया फोर्स माइनस M2 को हम लोग लिख सकते हैं W2 अपॉन G। क्या लिख सकते हैं हम लोग, W2 अपॉन माइनस में W2 अपॉन G इंटू A इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास डायरेक्ट ये आ जाएगा T इज इक्वल टू W2A अपॉन G। अब इनकी वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रूम पर, कहीं से भी कोई समस्या नहीं है। एक मेथड जो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल के थ्रू करना था वो तो हम लोगों ने देख ही लिया है। अब जो हम लोगों को ये अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना करके करना है उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और ये हम पहले भी हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो ये T2 जो T है हमारे पास ना, ये वाला जो ये पोर्शन जो T2 हम लोगों ने निकाला है वो T कितना आया है, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूं T इज इक्वल टू W2 इंटू A अपॉन G। ठीक, चलिए कोई समस्या, आइए आगे हम लोग देखते हैं कि डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू द रोटरी मोशन। रोटरी मोशन में हम लोग किस तरीके से डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल को यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम लोग ये जानते हैं डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल हमारे पास रोटेशन में भी हो सकता है और लीनियर मोशन में भी हो सकता है। जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमारे पास लीनियर मोशन में भी आ सकता है और रोटेशनल मोशन में भी आ सकता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू जो है हमारे पास m इंटू ए इज इक्वल टू, ये क्या है, लीनियर मोशन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। उसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि रोटेशनल मोशन में जो काम फोर्स का है वही टॉर्क का है,
जो काम यहाँ पर मास का है वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, और जो काम ए का है यहाँ पर अल्फा का है। तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल फॉर लीनियर मोशन एफ इज माइनस एम ए इज इक्वल टू क्या है 0। सेम उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं टाउ माइनस आई अल्फा इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए आएगा? रोटेशनल मोशन के लिए। क्या कहना चाहता है कि जो नेट टॉर्क है हमारे पास जो किसी बॉडी पर काम कर रहा है, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, इसका जो इनर्शियल टॉर्क होगा उसका दोनों का सम जो है वो 0 के बराबर आएगा। और इनर्शियल टॉर्क जो है वो ऑलवेज अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट होगा हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क के, और इन दोनों का सम जो होगा हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं टॉर्क, मतलब डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल फॉर द रोटेशनल मोशन। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू द रोटरी मोशन। तो रोटरी मोशन में हम लोग जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू, जो टाउ या टी लिखें, ये टी जो है हमारे पास टॉर्क होगा, यानी तो हम लोग टाउ लिख लेते हैं। तो उसमें हम लोग को कोई ये देखिए एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क को हम लोग अगर टी लिखेंगे तो टी माइनस आई अल्फा लिख लेंगे, और अगर टॉर्क को अगर हम लोग टाउ लिखेंगे तो आई माइनस आई इंटू अल्फा लिख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका हम लोग किस तरीके से एग्जाम्पल हम लोग समझ पाते हैं और इसको हम लोग करते हैं। मान लिया जाए कि ये हमारे पास कोई पुली है, और इस पुली का हम लोगों ने मास जो लिया है, सॉरी वेट जो लिया हुआ है, वो वेट कितना है? W0 है। रोटेटरी ड्यू टू वेट W अटैच ऑन द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली ऑफ द वेट W0। तो जो वेट है हमारे पास वो कितना है? W0 है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग ये कहें कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन। तो हम लोग ये कहेंगे टॉर्क माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? 0। अगर हम लोग ये कहें कि ए इज इक्वल टू क्या होता है? आर अल्फा। ए इज इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू अल्फा। ठीक, तो अब अगर हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि टॉर्क कितना लग रहा है, तो भाई हमको ये बताइए कि इस एक्सिस के अबाउट ये जो वेट है W, ये कितना टॉर्क लगाएगा? यानी टॉर्क जो होगा एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू R इंटू W। देखिए भाई, फोर्स इंटू फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? R दिया हुआ है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू R इंटू W। तो हमारे पास इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? यानी I, अगर हम लोग बात करें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो I इज इक्वल टू, दोनों का सम हम लोग को देखना होगा टोटल। तो हम लोग ये कहेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट, तो किसी भी डिस्क का या पुली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr स्क्वायर। क्या होता है भाई? mr स्क्वायर बाई 2। अगर डिस्क की बात करें तो डिस्क के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है mr स्क्वायर बाई 2। मैंने आप लोगों को लिखवाया था, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। पुराना लेक्चर जो आप लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग पास फॉर्मूले थे, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले कराए। तो इसका मास कितना हो जाएगा भाई? मास हो जाएगा W0 अपॉन G, और R इसका रेडियस है, तो R रेडियस है तो इंटू R डिवाइड बाई 2। तो 2 हमारे पास कितना हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जो डिस्क का हो गया वो हमारे पास, यानी पुली का, वो R W0 R अपॉन 2G प्लस, अगर हम लोग इस मास का अगर इसका कहें तो mr स्क्वायर होगा। ये भाई पॉइंट लोड लग रहा है यहाँ पे, टेंजेंशियली हमारे पास ये पॉइंट लोड लग रहा है, और ये कितनी दूरी पर है? r डिस्टेंस पे है, तो इसका हो जाएगा W अपॉन G इंटू R। तो ये हो गया हमारे पास इनर्शियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल इनर्शिया। अगर इसमें हम लोग अल्फा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनर्शियल टॉर्क हो जाएगा। तो इनर्शियल टॉर्क कितना होगा फ्रेंड्स? इनर्शियल टॉर्क की अगर हम लोग बात करें, इनर्शियल टॉर्क I टोटल इंटू अल्फा, I टोटल इंटू अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें हम लोग G का, हम लोग R और G कॉमन ले सकते हैं, R अपॉन G W0 अपॉन 2 प्लस W। ठीक, आइए हम लोग इसको ये वाला जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो अगर हम लोग ये कहें भाई, यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा? इंटू अल्फा का भी मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, ये क्या हो गया? इसमें अगर हम लोग रखेंगे तो T माइनस आई अल्फा का वैल्यू है अल्फा इंटू R अपॉन G इंटू ओमेगा नॉट बाई 2 प्लस, सॉरी W0 अपॉन 2, यानी W इज इक्वल टू 0। तो टॉर्क का वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं R
एक्सटर्नल जो टॉर्क हमारे पास लग रहा है इसके ऊपर R इंटू डब्ल्यू, R इंटू डब्ल्यू माइनस R इंटू डब्ल्यू माइनस अल्फा इंटू R डिवाइड बाई जी इंटू डब्ल्यू नॉट अपॉन 2 प्लस डब्ल्यू। ठीक, तो हम लोग को एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन ही अल्फा होना चाहिए, तो अल्फा वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ये R से R क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू जी अपॉन डब्ल्यू नॉट अपॉन 2 प्लस डब्ल्यू। ठीक, तो हम लोग इसको इजीली लिख सकते हैं, कोई समस्या है? चलिए अब हम लोगों को देखना है मोशन इन द लिफ्ट। ये हम लोग यहां से ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसको मैं अभी फिर से अगेन लिख दे रहा हूं आप लोगों को, या आप लोग इसको नोट करके इसको समझने की कोशिश कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं मोशन इन द लिफ्ट। फिर से ये लिफ्ट का मोशन हम लोग किस तरीके से होगा और किस तरीके से हम लोग डीएल लंबर्ट प्रिंसिपल इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या हमारे पास इसमें कंडीशंस अप्लाई होती है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग लिफ्ट में जाते हैं, मोशन करते हैं लिफ्ट में, तो हम कभी कभी हमें डर लगता है, हमारा वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है, कभी वेट हमारा घटा हुआ महसूस होता है। तो वेट क्या है, सबसे पहले हम लोग वेट का मतलब क्या होता है, वेट इज द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का जितना ज्यादा रिएक्शन होगा वही हमारे पास रीडिंग ऑफ द मशीन होता है, जो वेइंग मशीन होती है उसका रीडिंग होता है। तो अब अगर हम लोग ये कहें कि लिफ्ट में जब हम लोग मोशन करेंगे तो किस दौरान हमें वेट हमारा बढ़ा हुआ महसूस होगा और किस वक्त हमें घटा हुआ महसूस होगा, यानी हमारे पास जो इनर्शिया फोर्स उस पर लगता है उसका बहुत बड़ा मेन रोल होता है। और अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रही है तो हमारे वेट में कोई परिवर्तन नहीं महसूस होगा, हमारे भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या इफेक्ट डालता है और किस तरीके से आता है। मान लिया जाए कि अगर हम लोग ये कहें कि मोशन ऑफ द लिफ्ट, लेट द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड एज शोन इन द फिगर, हमारे पास मोशन किधर कर रहा है, ऊपर की तरफ। द वेट कैरिड बाय लिफ्ट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स व्हाइल द टेंशन इन द केबल। अब देखिए, अगर हम लोग एक बात कहें, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम बहुत आसान तरीके से अगर हम लोग समझें, अगर हमने ये कह दिया कि एक्सीलरेशन ऊपर है, यानी नेट फोर्स जो लग रहा होगा ऊपर की तरफ लग रहा होगा, यानी टी ज्यादा होगा, डब्ल्यू हमारे पास टोटल लिफ्ट का जो वेट होगा वो क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है, अगर मेरे को कोई पकड़ के इधर खींचे और इधर खींचे और मैं नेट रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में अगर हो रहा होगा, नेट अगर मैं इधर जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि इधर वाला फोर्स हमारे पास क्या होगा, ज्यादा, इधर वाला फोर्स हमारे पास क्या होगा, कम होगा। अगर मेरा डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है साहब, तो टेंशन टी जो होगा वो ज्यादा होगा एक्सटर्नल फोर्स, और डब्ल्यू जो होगा हमारे पास क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो अब हम लोग ये कहेंगे नेट जो हमारे पास फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, टी माइनस डब्ल्यू। ये हो गया हमारे पास एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल इज टू टी माइनस डब्ल्यू हो गया। अब अगर हम लोग ये कहें कि कंपोनेंट में, तो टेंशन इन द केबल एक्टिंग अपवर्ड्स एज द लिफ्ट इज मूविंग अप, द नेट फोर्स विच इज इक्वल्स टू टी माइनस डब्ल्यू एक्टिंग अपवर्ड, ये नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगा। दिस नेट फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ए, हेंस हम लोग जानते हैं नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी इंटू ए। तो हम लोग कहें कि T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, W प्लस डब्ल्यू अपॉन जी इंटू ए। ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन, T इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू अपॉन जी इंटू ए। तो हम लोग T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W 1 प्लस ए अपॉन जी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी पर हम लोगों को बातचीत करना है, समझना है कि किस तरीके से हमारे पास मोशन आएगा, नहीं आएगा और क्या मतलब है। ठीक, अब अगर हम लोग ये कहें कि लिफ्ट हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है भाई, लिफ्ट हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग टेंशन इन द केबल, अगर हम लोग बात करें टेंशन इन द केबल, ये ए एक्सेलरेशन है हमारे पास, ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। खैर अभी मैन नहीं बैठा है, टोटल वेट, ये हम लोग मैन को भी हटा दें इसमें से, लिफ्ट का भी हम लोग केवल मोशन देख रहे हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका वेट, अगर हम लोग ये कहते हैं कि ये डब्ल्यू है, वेट क्या है, डब्ल्यू है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, एक्सेलरेशन मतलब ऊपर की तरफ मोशन भी हो रहा है और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो T इज इक्वल टू आ गया W 1 प्लस ए अपॉन जी, यानी जो टेंशन इन द केबल होगा
वो उसके वेट से ज्यादा होगा। ए का अगर वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, इफ ए इज पॉजिटिव, ए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव अगर है हमारे पास, तो ये क्या होगा, ए इज पॉजिटिव, देन टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। तो टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू होने का क्या मतलब हो गया कि ए पॉजिटिव है। अब हम लोग ये कहते हैं कि इफ ए इज निगेटिव, ए इज निगेटिव होने का मतलब क्या है कि एक्सिलरेशन नहीं हो रहा है, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन with retardation, upward direction with retardation, that is decreasing velocity in upward direction. In upward direction, क्या मतलब है, ये निगेटिव एक्सेलरेशन का ये मतलब नहीं होगा कि नीचे आने लगा, फ्रेंड्स ऊपर तो जा रहा है, लेकिन ये क्या है, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो रिड्यूस होता अगर जा रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू W1 माइनस ए अपॉन जी, दैट मीन्स कि T इज लेस देन W, यानी वेट, जो लिफ्ट का वेट होगा उससे कम टेंशन लगेगा केबल में। कब, जब ऊपर की तरफ जा रहा हो लेकिन उसका वेग क्या होता जा रहा हो, घटता जा रहा हो, मतलब ऊपर जा रहा है और जो लिफ्ट है वो रुकने वाली हो, तो रुकने वाली के केस में हमारे पास जो होगा, जो टेंशन इन द केबल होगा वो लेस देन द वेट ऑफ द लिफ्ट होगा। और अगर हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सीलरेशन हो रहा है तो केबल में जो टेंशन होगा वो उसके वेट से हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लिया जाए, इसका क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग पूछ सकते हैं, अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास पानी बाल्टी है जो कुएं से हमें निकालना है, एक बाल्टी पानी, अगर हम लोग उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और उसमें एक्सीलरेशन हो रहा है तो जो रस्सी में टेंशन होगा पानी के वेट, बाल्टी और पानी के वेट से ज्यादा टेंशन लगेगा। लेकिन अगर हम लोग उसको ऊपर ले आए लेकिन उसका अगर वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा होगा उस वक्त, तो उसमें टेंशन जो लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा एज कंपेयर टू हमारे पास उसके इनिशियल वैल्यू से। ठीक है, तो इनिशियल मतलब उसके वेट से, बकेट और वाटर के वेट से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने वाली चीज है। ठीक है, अब हम लोग केस 2 की बात करेंगे। केस 2 की बात करेंगे कि जब लिफ्ट हमारे पास क्या आ रहा हो, नीचे आ रहा हो, यानी इफ एज द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड एज शोन इन द फिगर, द नेट फोर्स एक्टिंग, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अच्छा इसको हम लोग ऐसे और एक तरीके से देख सकते थे, पिछला वाला अगर हम लोग देखें, अगर हमारे पास ये जो एक्सीलरेशन है वो माइनस हो गया, माइनस होने का मतलब जा तो ऊपर ही रहा है लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन होने का मतलब कि इसको रोकने का कोशिश हो रहा है, क्या हो रहा है, रोकने का कोशिश। तो जो इसमें हमारे पास फोर्स आएगा, नेट फोर्स, वो नेट फोर्स किधर काम करेगा, नेट फोर्स हमारे पास किधर काम करेगा फ्रेंड्स, देखिए अगर हम लोग ये कहेंगे रिटार्डेशन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू, लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है इसका मतलब कि इसका जो वेट W है वो ज्यादा हो जाएगा, W माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी W अपॉन जी इंटू ए। तो हमारे पास T इज इक्वल टू हो जाएगा W माइनस W अपॉन जी इंटू ए। तो हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन से भी लिख सकते हैं 1 माइनस ए अपॉन जी। ठीक, तो ये टेंशन आ गया हमारे पास जो निगेटिव हो जाएगा, जो कि कम हो जाएगा। ए का कोई भी वैल्यू अगर हम लोग लेंगे, अब तो हमने डायरेक्शन ही उसको वो कर दिया है, अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं रखना होगा, हम लोग पॉजिटिव साइन कर लेकर के ही चलेंगे, यानी हम लोग पहले वाले में ही माइनस रख दिए हैं तब। अब अगर हम लोग ये कहेंगे नेक्स्ट केस में क्या है, लिफ्ट हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है,
डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे है और लिफ्ट पर जो वेट लग रहा है वो नीचे लग रहा है, तो अब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, W माइनस टी इज इक्वल टू इसका मास, मास का मतलब W अपॉन जी इंटू, सिंपल सी बात है। नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन W माइनस टी हो गया और ये इनर्शिया फोर्स के बराबर हो जाएगा, यानी T इज इक्वल टू हो जाएगा W माइनस W अपॉन जी इंटू ए, तो ये क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू W 1 माइनस ए अपॉन, यानी अगर कोई लिफ्ट, देखिए फ्रेंड्स स्टेटमेंट्स वर्ड्स को ध्यान देना है, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सिलरेट होकर के आ रहा है, एक्सिलरेट होने का मतलब है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो जो टेंशन इन द केबल होगा वो हमारे पास उसके वेट से कम होगा। ठीक, अब अगर हम लोग ये कहें कि इसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आ रहा है और उसका जो एक्सेलरेशन जी हो जाए, मतलब फ्री छोड़ दिया जाए, तो फ्री छोड़ देंगे तो टेंशन इन द केबल जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, वो टेंशन ही नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं कि हमारे पास आ रहा है। जैसे हमने एक पत्थर को छोड़ दिया, तो पत्थर को छोड़ दिया तो हमारे हाथ पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, अगर वो रस्सी से भी अगर गिर रहा है, रस्सी सफिशियंट है, लेंथ की है, तो उसमें हमारे पास कोई फोर्स वर्क नहीं। बात समझ गए, कोई समस्या है? चलिए आइए हम लोग देखते हैं, नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। अब हम लोग इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन इज जो टेंशन हो गया W 1 माइनस ए अपॉन जी। चलिए अब हम लोग ये कहें कि ये लिफ्ट, अब हम लोग लिफ्ट में मैं आपको एक 6 केसेस में बता रहा हूं, तो लिफ्ट के मोशन की हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है, इसको आप लोगों को नोट डाउन करना है। अब देखिए, कभी हम लोग जब लिफ्ट में बैठे होते हैं तो लिफ्ट का जो मोशन है, अगर हम लोग ये कहें कि अगर इसमें कोई आदमी है, अगर ये लिफ्ट हमारे पास क्या जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, किधर जा रही है, अपवर्ड। अगर ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सीलरेशन वेलोसिटी इसका क्या है, कांस्टेंट, तो इस लिफ्ट में जो आदमी होगा उसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो इसका जो हमारे पास जो फोर्स काम करेगा, इसका वेट काम करेगा नीचे की तरफ W मैन, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इनर्शिया फोर्स इसके ऊपर क्या काम करेगा, हमारे पास M इंटू ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा R ऊपर की तरफ काम, और R ही हमारे पास जो होता है फ्रेंड्स वो हमारे पास वेट होता है। तो R इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू लिख सकते हैं हमारे पास MA प्लस WM, तो WM जो है हमारे पास क्या है, MA प्लस इसको MG, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, M इंटू ए प्लस जी। तो देखिए इसका वेट जो होगा वो हमारे पास इंक्रीज होगा, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है और वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट है और इसका वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा, MA प्लस जी, और वेट जो होगा वो इंक्रीज महसूस होगा। क्या महसूस होगा, इंक्रीज, यानी अगर हमारे पास लिफ्ट ऊपर जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होगी, तो उसके वेट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं और उसमें एक्सेलरेशन ए का वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर वर्क कर रहा है, तो हमारे पास जो वेट होगा वो इंक्रीज होकर के आएगा। वेट क्या होगा भाई, इंक्रीज होकर के आएगा। दूसरा, अगर हम लोग ये कहें कि अगर ऊपर जा रहा है रिटार्डेशन से, तो उसका वेट जो होगा वो कम होकर के आएगा। ऊपर जा रहा है रिटार्डेशन से, यानी माइनस ए आ जाएगा, और माइनस ए होगा तो उसका वेट क्या होगा, यानी हल्का महसूस करेगा। दूसरा, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सिलरेट होकर के नीचे की तरफ जाएगा तो उसका वेट रिड्यूस महसूस होगा, और अगर रिटार्ड होकर के जाएगा, यानी वेलोसिटी घटती हुई जाएगी, तो वो क्या महसूस करेगा, हमारे पास भारी महसूस करेगा। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो वो जीरो महसूस करेगा। क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी लिफ्ट में अगर कोई बॉडी रखा है तो भारी महसूस होगा कि हल्का महसूस होगा, तो सबसे पहले हम लोग को दो कंडीशन देखना है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, फिर एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है कि कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी ऊपर जाती हुई लिफ्ट में भी भारी, हल्का और बराबर महसूस हो सकता है, और नीचे जाती हुई लिफ्ट में भी भारी, हल्का और हमारे पास बराबर वेट महसूस हो सकता है। तो ये तीनों केसेस हो सकते हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, और पिछले लेक्चर में भी आप लोगों ने इसको देखा हुआ है। ठीक, चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं वर्क हम लोग क्या, कैसे हम लोग निकालेंगे वर्क पावर एनर्जी के बारे में। अगर हम लोग देखेंगे तो वर्क डन बाय ए फोर्स क्या होता है। तो वर्क डन मतलब कार्य, बहुत सारा चीज आप लोगों ने सुना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये जो वर्क डन है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन होगा तभी हमारे पास वर्क डन F इंटू एस होगा, अदरवाइज F इंटू एस नहीं होगा। मान लिया जाए कि हमारे पास कोई भी बॉडी है, उसको हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अदिश गुणनफल ही हमारे पास क्या होता है, वर्क डन होता है। यानी एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू जो होगा हमारे पास एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये ds इज द डिस्प्लेसमेंट या s वेक्टर हम लोग कह सकते हैं एकदम इजीली, तो कहीं से भी कोई समस्या नहीं आएगी। डॉट प्रोडक्ट होगा क्योंकि वर्क हमारे पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर और जूल, तो हम लोग जूल में भी लिखते हैं। ठीक, आइए हम लोग इसका, अगर कहीं पर भी कोई फोर्स अगर हमारे पास काम कर रहा है, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये जो हमारे पास आ गया, ये एकदम मेन हमारे पास डेफिनेशन है। वह फोर्स कोई भी वर्क डन प्रोड्यूस नहीं करेगा जिसमें फोर्स हम लोग लगाने के बाद उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स का डिस्प्लेसमेंट। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि किस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो अगर फोर्स मान लिया जाए इंक्लाइंडेड लग रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ये फोर्स हमारे पास कंप्लीट खत्म हो गया। जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो एक्स के डायरेक्शन में जो फोर्स आया है वो कितना आया, एफ कॉस थीटा। वर्टिकल जो फोर्स कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए ये वर्क डन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो वर्क डन में अगर इन्वॉल्व नहीं होगा फ्रेंड्स, तो हम लोग कहेंगे कि एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, यानी हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर, अभी मैंने लिखा था, बल सदिश तथा विस्थापन सदिश का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल ही वर्क डन के बराबर होता है, क्योंकि वर्क डन हमारे पास कैसा राशि है, अदिश राशि है, और इसका यूनिट हम लोग लिख ही चुके हैं, डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू इतना, हमारे पास आई जे के हमारा लग रहा है, के न्यूटन मूव्स ए पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन R1 इतना दिया है एंड R2 हमारे पास इतना दिया है। द वर्क डन बाय द फोर्स इन किलो जूल इज, अब हम लोग ये कहें कि R1 हमारे पास R1 जो दिया है 10I प्लस 20J दिया है, और R2 इज इक्वल टू कितना दिया है, 10I प्लस 20J प्लस 30K कैप। फ्रेंड्स, तो अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालना चाहें R वेक्टर, तो हम लोग लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 10I प्लस 20J प्लस 30K कैप। अब अगर हम लोग ये कहेंगे माइनस में आ जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या आएगा, 10I माइनस 20J, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30K कैप। ये R वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30K कैप। अब अगर हम लोग ये कहें कि फोर्स अगर हम लोग को निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, F वेक्टर डॉट R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, F वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास भाई, 20 प्लस 30, 20I प्लस 30J प्लस 10K कैप। ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, मैं वेक्टर के फॉर्मेट में आप लोगों को बताऊंगा। डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, R वेक्टर हमारे पास कितना आया, 30K कैप। तो देखो I डॉट I 1 होता है, लेकिन I डॉट K, अगर हम लोग ये कहें कि I डॉट K इनके बीच में परपेंडिकुलर है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 10 इंटू 10 यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, 300 केवल आ जाएगा। K कैप, K इंटू K कैप हमारे पास जो होता है वो कितना होता है, पॉजिटिव होता है, और ये किलो न्यूटन में दिया था तो क्या आ जाएगा, किलो जूल, यानी हमारे पास जो वर्क डन आएगा 300 किलो जूल। कितना आ जाएगा भाई, 300 किलो जूल। कोई समस्या? चलिए, तो हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ये पोजीशन वेक्टर देखना है हमारे पास। I डॉट I जो होता है 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1 होता है। बाकी अगर I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I ये सब हमारे पास 0 होते हैं। ठीक, तो इसमें आप लोग वैल्यूज को भी देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द वर्क डन। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या क्या इसमें हम लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं। वर्क डन बाय ए फोर्स इज पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये कहें कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, मोशन कर रहा है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में हमारे पास पार्टिकल जो है विस्थापित होकर के यहां से यहां तक आ गया, तो ये पार्टिकल का जो पोजीशन है ये हम लोग कहें पोजीशन 2, ये पोजीशन 1, यानी R21 वेक्टर अगर हम लोग को देखना होगा तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि R21 का मतलब क्या होता है। मैं आप लोगों को पोजीशन भी बताया था। मान लिया जाए कि कोई भी हमारे पास दो पोजीशन है 1 और 2, तो हमें ये पोजीशन 1 ये पोजीशन 2 अगर लिखना हो तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो इसको लिखते हैं R21। क्या लिखते हैं? R21, पोजीशन ऑफ 2 माइनस पोजीशन ऑफ 1, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग ये डायरेक्शन अगर यहाँ से यहाँ देखें तो डिस्प्लेसमेंट S1 से 2 पर गया, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क। क्या कहलाएगा? ये पॉजिटिव वर्क। फॉर एग्जाम्पल, वर्क डन बाय ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पॉजिटिव व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम अपर पोजीशन टू द लोअर पोजीशन। अगर हम लोग किसी भी बॉडी को, अगर पिंड को अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉप कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। यानी अगर हम लोग पानी को, अगर किसी पत्थर को ऊपर की तरफ हम लोग फेंक रहे हैं तो पत्थर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वर्क डन होगा, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो अगर किसी पत्थर को ऊपर की तरफ अगर हम लोग फेंकेंगे तो यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसका जो वर्क डन होगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। बात समझे? क्यों आएगा? किस फोर्स की वजह से आएगा ये ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह। कौन से फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक, तो अब हम लोग देखें निगेटिव वर्क डन बाय ए फोर्स। अगर अपोजिट डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स होगा तो हमारे पास क्या आएगा? निगेटिव वर्क डन आएगा। यानी वर्क डन बाय ए फोर्स इज निगेटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर द अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो, तो हम लोग क्या कहलाएंगे वहां पे? निगेटिव। वर्क डन बाय ए फोर्स, द ग्रेविटी इज नेगेटिव व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम लोअर पोजीशन टू द हायर पोजीशन। किस फोर्स की वजह से? हमेशा निगेटिव हो ये जरूरी नहीं है, ग्रेविटी फोर्स। अब फ्रेंड्स अगर हम लोग ये कहें कि अगर कोई आदमी अगर एक वेट को लेकर के वो पहली मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आता है, तो वर्क डन बाय द मैन ऑन द बॉडी विल बी पॉजिटिव, निगेटिव, 0। क्या होगा भाई? वो पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय द मैन ऑन द बॉडी पॉजिटिव होगा, और अगर उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा हमारे पास निगेटिव, वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल के कारण पिंड पर जो वर्क होगा फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आने में या ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आने में, वो निगेटिव होगा। लेकिन बाय द मैन, जो आदमी लेकर के, अगर हम अपने बस्ते को, अपने बैग को हम लोग कंधे पर लेकर के सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी चढ़ने तो हमारे थ्रू जो वर्क डन हुआ वो जो देखो वो भाई वेट जो लग रहा है हमारे बॉडी पर, जो बैग रखा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। किधर लग रहा है? डाउन। तो हमारा रिएक्शन जो आएगा वो किधर आएगा? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ ही उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए हमारे पास जो वर्क डन आएगा उस पर वो कितना आएगा? हमारे पास वो पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कोई आदमी अगर कोई बोझ ऊपर लेकर के आएगा तो आदमी के द्वारा पिंड के ऊपर कार्य जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और वही पिंड के ऊपर गुरुत्व बल के कारण जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। तो इस चीज को हम लोग को समझना है, वर्क डन क्या है, कैसे है, और पॉजिटिव निगेटिव किस तरीके से होगा। वर्क डन बाय ए फोर्स इज 0 इफ आइदर द डिस्प्लेसमेंट इज 0 और फोर्स एक्ट्स नॉर्मल टू द डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, यूनिट वर्क डन न्यूटन मीटर और जूल। ये देखिए वर्क को 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? वर्क W इज इक्वल टू होता है FS cos थीटा। या तो F 0 हो या तो S 0 हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो, वर्क 0 होगा, वर्क इज इक्वल टू 0 इफ F इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 अंश का कोण बन रहा हो या वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो या वर्क 0 हो, इन तीन सिचुएशंस में हमारे पास वर्क क्या होगा? 0 होगा। तो वर्क 0 होने के भी बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास। तो स्प्रिंग फोर्स के थ्रू वर्क डन जो होगा हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
अभी हम लोगों ने केवल वर्क डन के नेचर के बारे में देखा। एक मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों ने आमतौर पे देखा होगा कि अगर कोई कुली समतल प्लेटफॉर्म पर कोई सामान लेकर के जा रहा है तो कुली के द्वारा वर्क डन होगा कि नहीं होगा, कुली के द्वारा वर्क डन होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग ज्यादातर ये कह सकते हैं कि नहीं कोई वर्क डन नहीं होगा, लेकिन वर्क डन होगा। कुली के द्वारा, जो कुली हमारे पास उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जब हम लोग चलते हैं तो हमारे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, और फ्रिक्शन फोर्स या तो हमारे पास हम लोग जब चलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स का जो रिएक्शन है वो आगे की तरफ काम करता है, जिसकी वजह से वर्क डन होगा। लेकिन कुली अगर अपने सर पे बोझ लेकर के चल रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, देखो अगर हम लोगों ने बोझ अपने सर पे रखा हुआ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमारा आगे हो रहा है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा फ्रेंड्स, नॉट बाय एवरीवन। हम लोग ये कहेंगे हम लोग थक जाते हैं, ऐसा बिल्कुल थक जाते हैं क्योंकि हमारा वर्क डन हुआ है, हमने वर्क डन किया है ऑन द बॉडी, इसलिए हमारे पास जो होगा वर्क डन फ्रिक्शन के अगेंस्ट हुआ है। लेकिन अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम लोग बात करें, गुरुत्वीय बल की अगर बात करेंगे, तो गुरुत्वीय बल के कारण हमारे पास वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स कैसे है, वर्क एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे।